हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम वॉलेस स्टीवेंस की फेमस पोएम द एम्परर ऑफ आइसक्रीम को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये पोएम पब्लिश हुई थी 1923 में वॉलेस स्टीवेंस के कलेक्शन हारमोनियम में, और ये एक छोटी सी पोएम है जिसमें 2 स्टैंजाज हैं। और इस पोएम में वॉलेस स्टीवेंस ने हमें बताया है कि कैसे ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है जिसे हमें मेल्ट होने के पहले यानी पिघलने के पहले ही एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि डेथ एक अल्टीमेट रियलिटी है और मौत सभी को आनी है। तो इस पोएम में वॉलेस स्टीवेंस ने हमें एक औरत के अंतिम संस्कार के बारे में इस मैसेज को बताया है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर अब्सर्ड पोएम है, यानी अजीब पोएम है। और इस पोएम के ज़रिए पोएट हमें यही बता रहे हैं कि कैसे हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए। अब चलिए हम लोग इस पोएम की समरी को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पोएम की शुरुआत होती है जहाँ पे पहले स्टैंजा में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक औरत जो है वो मर गई है और स्पीकर को उसके बारे में पता है, और स्पीकर ही उस औरत का अंतिम संस्कार करवा रहे होते हैं, उसके अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं। इसीलिए वो बड़े आदमियों को आने के लिए कहते हैं, स्ट्रॉन्ग आदमियों को, और कहते हैं कि किचन में जो कर्ड्स रखे हुए हैं उससे तुम आइसक्रीम बनाओ। उसके बाद जो लड़कियां हैं उन्हें कहा जाता है कि तुम आम कपड़े पहन लो, बहुत अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो डेथ को एकदम सिंपली लेने के लिए कहते हैं। तो वो कहते हैं लड़कियों से कि तुम अपने मुंडेन यानी नॉर्मल कपड़े पहन लो, और लड़कों से कहते हैं कि तुम फूल ले आओ। और फूलों को भाई सजाने की ज़रूरत नहीं है, तुम फूलों को लास्ट मंथ के न्यूज़पेपर्स में ही ले आओ। उसके बाद जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि कैसे हमें सच्चाई को, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने इल्यूशंस यानी भ्रम से, इमेजिनेशन से बाहर आना चाहिए। इन द सेकंड स्टैंजा द स्पीकर आस्क्ड समवन टू टेक अ बेडशीट आउट ऑफ द डेड वुमेन्स ड्रेसर। सेकंड स्टैंजा में स्पीकर किसी से कहते हैं कि वो जो मरी हुई औरत है उसका जो ड्रेसर है यानी कि ड्रॉवर, जो कि एक बहुत ही चीप लकड़ी से बना हुआ था, उसके अंदर से तुम एक बेडशीट निकालो ताकि उसके बॉडी पर उस बेडशीट को डाला जा सके। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो स्पीकर है वो उस मरी हुई औरत को जानता था पहले से, क्योंकि उसे पता है कि वो बेडशीट कहाँ रखी होगी। उसके बाद वो किसी से कहता है कि तुम इसके चेहरे को ढक दो, क्योंकि वो बेडशीट छोटी थी, इस वजह से उस औरत का चेहरा तो ढक जाता है लेकिन उसके जो पैर हैं वो ढक नहीं पाते, और उसके जो पैर हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो ये जो सीन है वो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है ताकि लोग समझ सके कि कैसे जो डेथ है उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और वो रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी है ज़िंदगी की। और इसीलिए उस औरत के पैर इस सीन में दिखाए गए हैं। तो चेहरा ढका हुआ होता है लेकिन उसके पैर ढक नहीं पाते। उसके बाद फिर जो स्पीकर है वो किसी से कहता है कि जाओ और उस औरत के पास एक लैंप लगा दो ताकि उसका जो चेहरा, उसकी जो बॉडी है वो ठीक तरीके से दिखाई दे सके कि कैसे वो औरत मर गई है। इस तरीके से दोनों स्टैंजास खत्म होने पे स्पीकर कहते हैं द ओनली एम्परर इज द एम्परर ऑफ आइसक्रीम। तो दोनों स्टैंजास के बाद उन्होंने इस लाइन को कहा है कि जो असली एम्परर है यानी राजा है वो आइसक्रीम ही है। तो आइसक्रीम के मेटाफर से, एग्जाम्पल से वो यही बताना चाहते हैं कि कैसे लाइफ ट्रांजिटरी है, लाइफ एक दिन ख़त्म हो जानी है, आइसक्रीम की तरह पिघल जानी है। इसीलिए जब तक ज़िंदगी है हमें उसे एंजॉय कर लेना चाहिए। तो ये जो लाइन है वो एक रेफरेंस है शेक्सपियर के प्ले हैमलेट से। तो हैमलेट में भी ये एक तरह की लाइन आती है जो इसी लाइन से मिलती जुलती है। तो हैमलेट प्ले में क्लॉडियस भी इसी तरह की लाइन कहता है। वो कहता है योर वर्म इज योर ओनली एम्परर फॉर डाइट, वी फैट ऑल क्रीचर्स एल्स टू फैटस एंड वी फैट आरसेल्स और मैगट्स। तो क्लॉडियस कहता है कि जो कीड़े हैं वही असलियत में राजा हैं, क्योंकि हम सभी क्रीचर्स को, जीवों को मोटा करते हैं ताकि हम मोटे हो सके उनको खाकर, और हम इसीलिए मोटे होते हैं ताकि मरने के बाद कीड़े हमें खा सकें। तो ये जो लाइन है वो एक्ट 4 के सीन 3 में आती है।
तो उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो फूड चेन का हेड होते हैं, लेकिन लास्ट में मरने के बाद वो माइक्रोब्स यानी कीड़े मकोड़ों का ही भोजन बन जाते हैं। इस तरीके से हर चीज़ बस एक भ्रम है, इल्यूजन है, हमारा इमेजिनेशन है और सिर्फ मौत ही सच्चाई है। All will be nothing a day in reality and it is time to accept that and behave accordingly। तो एक ऐसा दिन आता है जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं और हर चीज़ नथिंग हो जाती है, तो इस रियलिटी को हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अब चलिए हम लोग इस पोएम के एनालिसिस को समझते हैं। तो स्टीवेंस इंसिस्ट कर रहे हैं कि कैसे हमें डेथ को मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से लेना चाहिए, यानी कि वो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। अगर किसी को ज़िंदगी मिली है तो मौत भी आनी है, ऐसा हमें समझना है और उसे स्पिरिचुअलिटी से हमें जोड़ना नहीं चाहिए और ना ही उसे रोमांटिसाइज करना चाहिए, यानी कि ना ही उसे हमें इमोशनली लेना चाहिए। अदरवाइज हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और ज़्यादा ग्रीफ से भर जाएंगे। तो यहाँ पर जो वेक सेरेमनी यानी कि जो अंतिम संस्कार दिखाया हुआ है वो उस औरत के घर में ही हो रहा है, वो किसी चर्च में नहीं हो रहा। और जो भी प्रिपरेशंस हो रहे हैं वो बहुत सस्ते तरीके से हो रहे हैं, उसमें कोई भी महंगी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। जो खाना है वो भी उसके किचन में बन रहा है। इस तरीके से स्टीवेंस कहते हैं कि मौत को हमें नॉर्मली लेना चाहिए, उसे बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किसी बड़ी जगह पे करके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके हमें नहीं करना चाहिए। डेथ शुड नॉट बी रोमांटिसाइज्ड, आइडियलाइज्ड और सेंटिमेंटलाइज्ड। परहैप्स इफ डेथ विल इनएविटेबली मेल्ट एवरीवन अवे टू नथिंग। तो वो कहते हैं कि एक ना एक दिन डेथ जो है हर किसी को उसी तरह पिघला देगी जैसे आइसक्रीम पिघल जाती है। फिर चाहे वो इंसान कितना भी टेस्टी या डिलीशियस हो, यानी कितना भी अमीर हो जाए या कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसे एक ना एक दिन मर जाना है। इसीलिए स्टीवेंस हमें कार्पे डीम करने के लिए कहते हैं, यानी होश में आने के लिए कहते हैं, सीज द डे करने के लिए कहते हैं, यानी हमें अपने दिनों को वेस्ट नहीं करना चाहिए और जितना काम हम कर सकते हैं उस दिन में वो ज़रूर हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि मौत तो ज़रूर आनी ही है। तो आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और एनालिसिस भी समझ लिया होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।